हेलो एवरीवन, मैं गौरव परिमल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में गणित के किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे उनका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन का जो स्तर था बहुत ही अच्छा था, सारे के सारे क्वेश्चन डुएबल थे। हाँ, कुछ क्वेश्चन में विद्यार्थी फंस सकते हैं जो कि विलोपित होने वाले क्वेश्चन एक दो मैंने देखा है यहाँ पे, ठीक है ना। मैं बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन विलोपित हो सकते हैं, क्वेश्चन की फॉर्मेशन में किस में गलती थी। चलिए फिलहाल तो बाकी 30 में से मेरे ख्याल से 28 क्वेश्चन सही हैं। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। यदि एक वर्ग की सभी भुजाओं में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ऐसे क्वेश्चन ना जाने कितने बार हमने सॉल्व कर चुके हैं। बहुत ही सिंपल मेथड है क्वेश्चन सॉल्व करने का। जो लोग नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तरीका देखिए क्या होता है। अगर कभी भी किसी वर्ग की भुजा में 25% की वृद्धि करते हैं तो हम कभी भी परसेंटेज में हमने पढ़ा है कि 25% की वृद्धि हो रही है। इसका मतलब ये परसेंटेज वैल्यू है, इसका मतलब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 हो जाएगी। इसका मतलब हम ये मानते हैं कि पहले भुजा 4 थी, 1 की वृद्धि हो गई। क्लियर है, पहले भुजा 4 थी, 1 की वृद्धि हो गई। तो पहले भुजा 4 थी, 1 की वृद्धि हो गई तो कितनी हो गई बताओ, अब 5 हो गई। क्लियर है, ये क्या है, साइड मतलब भुजा है। हमें पूछा क्या गया है उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ये बताना है हमें। जब भुजा के बारे में पता चल जाता है तो हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, एक और लाइन सेम टू सेम रिपीट करो, मल्टीप्लाई करो, ख़त्म। ये हो गया 16, ये हो गया 25। तो पहले जो क्षेत्रफल रेशियो में था कितना था, 16 रेशियो था। अभी कितना हो गया तो 25 हो गया है। कितना बढ़ गया है तो 16 9 25 बढ़ गया है। किससे बड़ा है, प्रीवियस वैल्यू से ही हमेशा काउंट होता है। तो ये हो गया 16। बस इसको सॉल्व कर दो तो 900/16 कुछ कट पिट तो रहा नहीं है, तो 900/16 कर दो, सिंपल सा आंसर आ जाएगा। 16 पंचे 80, ये बचा 10 और ये 0, फिर 16 छक्के 96, बचा 4, दशमलव लगाओ, 0 लगाओ, 16 दूनी 32। अब यहाँ के रुको, अगर इतने में ही हमको आंसर मिल गया तो हाँ, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे और क्यों सॉल्व करना, हमको पता चल चुका कि 56.2 वाला ओनली एक ही ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, टेस्ट सीरीज में भी ऐसे कई सारे क्वेश्चन हमने दिए थे, और टेस्ट सीरीज जिन्होंने दिया है, लगातार जिन्होंने मेहनत करी है और उनमें सॉल्यूशन देखा और लगे रहे पेपर के प्रारूप को समझने में और बिल्कुल उस परिस्थिति से अवगत होने में, तो उनका पेपर अच्छा ही बना होगा। टेस्ट सीरीज का लाभ बिल्कुल मिला होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो पेपर में आए हैं, अब मैंने टेस्ट सीरीज में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन को उसमें शामिल किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है अगला। पेंट की लागत 36 रुपये प्रति किलोग्राम है, ठीक है। अब मतलब ये प्राइस दिया है कि 36 रुपये प्रति किलोग्राम, 1 किलोग्राम का 36 रुपये, ठीक। तो 2.5 मीटर भुजा वाले घन को बाहर से पेंट करने पे, देखो घन को पेंट करना है। अब घन कैसा होता है देखिए, तो ये है घन। घन के कितने फलक होते हैं, तो 6 फलक होते हैं। और घन का प्रत्येक फलक एक्चुअल में कैसा होता है, तो वर्गाकार होता है। और वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, तो भुजा गुणित भुजा, भुजा बराबर है तो a²। 6 फलक है तो 6a², 6a²। ये तो आ गया आपका घन का। आपको डायरेक्ट रट भी सकते थे कि घन का सभी सतह का क्षेत्रफल, सभी फलक का क्षेत्रफल 6a² होता है, ठीक है। चलिए, अब घन को बाहर से पेंट करने में कितना खर्च आएगा। यदि 1 किलोग्राम पेंट से 1.5 मीटर स्क्वायर सतह को ही पेंट कर, देखो हमारे पास मान लो 1 किलोग्राम पेंट होता तो 1.5 मीटर स्क्वायर किसी की ही सतह को हम पेंट कर सकते हैं। 1 किलोग्राम से 1.5 मीटर स्क्वायर वाली सतह को हम पेंट कर सकते हैं। अब ये मीटर स्क्वायर मतलब क्षेत्रफल की बात हो रही ना। कभी भी किसी भी घन को हम पेंट करेंगे तो अंदर नहीं, उसके बाहर के जो फलक होते हैं उसको पेंट करेंगे। इसीलिए मैंने 6 फलक का क्षेत्रफल है उसको मुझे पेंट करना पड़ेगा, मतलब ये 6a² हमारे काम आएगा, ठीक है ना। अब ये 6 भुजा क्वेश्चन में दी गई है क्या, हाँ 2.5 स्क्वायर है तो मैं 2 बार लिख देता हूँ, ठीक है। अभी इसको सॉल्व मत करो। हम लोग पेपर में गलती क्या करते हैं, पॉइंट वाले को पहले ही सॉल्व करके अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, जबकि ऐसे क्वेश्चन को पहले सॉल्व नहीं किया जाता। पहले वैल्यूज़ लिखो, कहीं ना कहीं कटपिट जाता ही है वो क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, ये मैंने कहा कि इस पूरे घन का जो सभी फलक का क्षेत्रफल है इतना था। मुझे इतने पूरे भाग को पेंट करना है, मुझे इतने पूरे भाग को पेंट करना है। और मुझे पता है कि अगर मान लो, हाँ यहाँ सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लेते हैं। अगर 1.5 मीटर स्क्वायर को पूरा पेंट करेंगे, अगर मान लो मेरे पास क्षेत्रफल 1.5 वर्ग मीटर बस होता तो मुझे 1 किलो पेंट में मेरा काम हो जाता, 1 kg पेंट में मेरा काम हो जाता। लेकिन मेरे पास इतना है, कम का पता है, ज़्यादा का निकालना है। तो कैसे करेंगे, पहले 1 का निकालो, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अगर मान लो 1
वर्ग मीटर ही मेरा क्षेत्रफल होता तो मुझे कितने पेंट की ज़रूरत पड़ती? 1/1.5 इतने की ज़रूरत पड़ती। मैं इसको और साफ साफ लिखता हूँ यहाँ पे, 1/1.5 kg की ज़रूरत पड़ती अगर मेरे पास ओनली 1 वर्ग मीटर होता। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, दशमलव को हटाता हूँ, 0 लगाता हूँ, 5 दूनी 5 तिया, मतलब 2.3 kg पेंट में मेरा काम हो जाता अगर क्षेत्रफल सिर्फ 1 वर्ग मीटर होता। लेकिन अभी मेरे पास क्षेत्रफल कितना है? तो इतना है, 1 वर्ग मीटर में इतना किलोग्राम लग रहा है, 2/3 किलोग्राम पेंट लग रहा है, तो इतने में कितना लगेगा? तो बस सिंपल सी बात है, 6 गुणी 2.5 गुणी 2.5 गुणी 2/3 इतना लगेगा पेंट, इतना। ठीक है, अब दिया है कि 36 रुपये प्रति किलोग्राम लगता है। जितना भी पेंट लग रहा है, ठीक है, उससे मुझे क्या करना पड़ेगा? 36 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? देखिए, टोटल मुझे कितना पेंट लग रहा है, कितना केजी लग रहा है, पहले उसको निकाल लो। ठीक है ना। अब 1 केजी का मैं टोटल निकाल लेता हूँ तो 36 रुपये प्रति किलोग्राम, 1 किलोग्राम होता तो 36 रुपये लग रहा है। हमको टोटल कितना केजी पेंट लग रहा है? तो देखो इतनी बड़ी वैल्यू है, इतना बड़ा पेंट लग रहा है, तो इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से 3 दूनी 6, ठीक है, 2 दूनी 4 और 4 यहाँ आया तो ये 6.25 हो जाएगा, गुणित 4 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12.50, मतलब कि क्या हो जाएगा? ये 25। ठीक है, ये कितना हो गया? 25। और ये 25 केजी निकला है। ये क्या है? मुझे टोटल इस पूरे फलक को पेंट करने के लिए 25 केजी की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, ऐसा लग रहा होगा कि बहुत टाइम लग रहा है, ऐसा नहीं, मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक एक चीज़ को बता रहा हूँ करके लग रहा है, वरना फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होता है। मुझे 25 किलोग्राम पेंट की ज़रूरत है इसके प्रत्येक फलक को पेंट करने के लिए। 1 किलोग्राम का रेट कितना है? 36 है, तो 25 किलोग्राम पेंट का रेट कितना होगा? 36 गुणित 25, बस यही आपका आंसर है। 25 के 150 का 0 हासिल है, 15, 25 दिया 75 और 15 900, 90 और ये 900, तो 900 जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 900 आंसर आएगा। ठीक है, ये मैंने आपको एक एक बार डायग्राम बना के एक एक फलक को समझा के फॉर्मूला कैसे आया वो बता के एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है करके, वरना अगर मैं पेपर में कोई भी कैंडिडेट बैठेगा इतना नहीं करेगा और फटाफट दिमाग लगा के सॉल्व किया। अगर मैं फटाफट दिमाग में लगा के सॉल्व करता तो यहाँ मैं आंसर की देता, लेकिन मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ। ठीक है ना। चलिए आगे बताता हूँ, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है देखते हैं। ए अकेला एक काम को 16 दिनों में तथा बी अकेला उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। तो ए काम करता है 16 दिनों में, बी काम करता है 12 दिनों में। ए शुरुआत करें, पहले टोटल वर्क निकालो। टोटल वर्क निकालने का तरीका क्या बताया है टाइमिंग वर्क में मैंने? एलसीएम निकालना पड़ता है, 12 16 क्या हो जाएगा? 12 चौके 48, 16 3 48, बिल्कुल आराम से एलसीएम निकालो 48। ठीक, इसकी इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 16 3 48, ए की इफिशिएंसी 3, बी की इफिशिएंसी 12 चौके 48 4। अब देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्या है? ए से शुरुआत करना है हमें, दोनों साथ में काम नहीं करेंगे, पहले ए काम करेगा फिर ए वापस आएगा, फिर उसकी जगह बी आएगा। ऐसा अल्टरनेट वाला मैंने तरीका बताया हुआ है बिल्कुल अपनी क्लास में। तो ए से शुरुआत करके तो पहले ए काम करेगा, तो एक दिन आया और ए काम करके चले गया, तो कितना काम कर लिया? तो 3 काम कर लिया। फिर दूसरे दिन आया बी काम करने के लिए और अपनी इफिशिएंसी से काम किया, तो 4 काम कर लिया। टोटल कितना हो गया? 7 काम हो गया। पर ये एक दिन ये आया था, एक दिन ये आया, मतलब कि 2 दिन हुआ है और 7 काम हुआ है। मुझे क्या 7 काम करना है क्या? नहीं, मुझे 48 काम करना है। तो मुझे 48 तक कैसे पहुंचूं? तो 7 छक्के 42, 7 सत्ते 49। अब 7 सत्ते 49 पहुंचूंगा तो काम से ज़्यादा कर दिया मैंने, ज़्यादा नहीं करना पड़ता, पहले करना पड़ता है। तो 7 पंचे 35, 7 छक्के 42, तो मैं यहाँ 6 से गुणा करता हूँ, यहाँ 6 से गुणा करता हूँ। इसका मतलब 6 दूनी 12 दिन का काम हो चुका है और यहाँ पर 42 काम कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है? 48 में से 42 काम कंप्लीट हो गया तो कितना बच गया? 6 काम बचा हुआ है। अभी टोटल मैंने 12 दिन काम कर चुका है ना, याद रखेंगे। 6 काम बचा हुआ है, ए बी ऐसा काम करते आते जा रहे हैं। तो अब कौन आएगा? ए आएगा। 6 काम जो बचा हुआ है उसको केवल पहले ए कम करके जाएगा, तो 3 काम और हो गया, तो कितना बचा? 3। तो जो अपनी इफिशिएंसी से काम करने ए आया था, मतलब इसने एक दिन और लिया,
एक दिन और काम किया, तो अब कितने दिन हो चुके हैं? 13 दिन हो चुके हैं। अब कितना काम बचा हुआ है? ए ने 3 काम तो कर दिया, 6 काम बचा हुआ था, 3 काम तो और हो गया, 3 काम बचा हुआ है। इस 3 काम को कौन करेगा? ए के बाद कौन आएगा? बी आएगा। तो ये बी आएगा, अपनी इफिशिएंसी से करेगा, तो अपनी इफिशिएंसी से 3 काम को बी करेगा तो 3/4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 13 और 3/4 मतलब कि 13 सही 3/4, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर आपको कराए जा रहे हैं, अपने टेस्ट सीरीज में इस प्रकार के क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्व किया होगा आपने। और अगर इस प्रकार के क्वेश्चन, जिनको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है, अभी भी ऐसा लगता है कि गणित के क्वेश्चन परीक्षा में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते, तो जो हमारा अभी एक कूपन कोड लगा हुआ था मैथ्स के लिए, हॉस्टल 30, और इंग्लिश के लिए ENG 30, इसको अप्लाई करने के लिए जो आज लास्ट डेट थी रात के 12 बजे तक, इसको बढ़ा करके 7 डेज़ और बढ़ा दिया गया है। तो आप 17 जून तक 30% डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, कैसे करना है? तो हमारा जो ऐप है भूपेंद्र मिश्रा ऐप, इस पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर क्लास मिलेगी मैथ्स एंड रीजनिंग, वहाँ जाके परचेज़ कर लेना। किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो ये नंबर दिया हुआ है, मैंने यहाँ पर, यहाँ साइड में लिखता हूँ, इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। ठीक है, तो जो 30% डिस्काउंट था वो 7 दिनों के लिए बढ़ाया गया है। जो लोग अभी आने वाले एग्ज़ाम, जैसे कि हॉस्टल वार्डन आएगा कभी ना कभी तो बिल्कुल आएगा, तो उसके लिए तैयारी करना चाहते हैं और लग रहा है कि अभी जो जिस लेवल के प्रश्न आए हैं पेपर में, पेपर का लेवल लगभग यही रहने वाला है, थोड़ा सा ऊपर हो सकता है, लेकिन अगर इस लेवल के क्वेश्चन में भी जिन लोग फंस रहे हैं उनको समस्या है, उनके लिए थोड़ा तैयारी करना जरूरी है। ठीक है, चलिए मैं अब आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। यदि 2 संख्याओं का योग 55 है, यदि 2 संख्याओं का योग 55 है, उनका महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 5 और 120 है। महत्तम समापवर्तक है 5, लघुत्तम समापवर्तक है 120। देखो, महत्तम समापवर्तक 5 है, इसका मतलब संख्याएं मैं मान लेता हूँ 5A और 5B। ठीक है, दोनों संख्याओं का योग 55 है, तो दोनों संख्याओं का योग 5A + 5B बराबर कितना हो गया? 55। तो यहाँ से डायरेक्टली 5 कॉमन निकालता हूँ मैं और काटा पीटी करता हूँ। A + B बराबर 55, 5 11, A + B बराबर कितना हो गया? 11। ठीक है, अब लघुत्तम समापवर्तक कितना था? 120 था। ये एलसीएम कितना था? 120 था। इसका मतलब 5A × B, एलसीएम 120 होगा। 5A × B मस्त इतना ही होगा ना, 5A × 5B नहीं होगा। AB का मतलब निकल जाएगा यहाँ से, 5 दूनी 10, 2 5 के 20। AB बराबर कितना आ गया? तो 24 आ गया। AB बराबर कितना आ गया? तो 24 आ गया। क्या निकालना है? संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग मतलब कि सीधे सीधे इसको डिवाइड कर दो। A + B / AB 11/24, तो ये A / AB और ये B / AB बराबर 11/24। A से A गया, B से B गया, तो 1/B व्युत्क्रम तो हो गया, 1/A व्युत्क्रम तो हो गया, 11/24। अब देखेंगे कि ऑप्शन में, हाँ अभी ये 1/B और 1/A का निकला है। हमारी संख्या क्या 1/B 1/A थी? नहीं, हमारी संख्या 5A 5B थी। उनको व्युत्क्रमों का योग ले रहा है, तो मैं यहाँ 5 लूँगा, यहाँ 5 लूँगा और यहाँ भी 5 लूँगा। तो 11/24 पंचे कितना? 20 5 120, ठीक है ना, 20 पंचे 100, 4 पंचे 20, 120, 11/120 मतलब कि आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। चलिए अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उसको और भी अच्छे तरीके से अपन सॉल्व कर सकते थे। देखिए, कोई वैल्यूज़ मानना नहीं पड़ेगा। 4% और 6% के लाभ पर एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बीच अंतर 3 रुपये है। 4% का लाभ हो रहा है ना, तो 4% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब ये मैं ये ले सकता हूँ कि 4/100, ठीक है। फिर कितने का? 6% का लाभ हो रहा है, तो 6/100, मतलब 100 में खरीदा, 4 का लाभ लिया, तो कितने बेचा होगा? 104 में बेचा होगा, ठीक है। यहाँ पर भी 100 में खरीदा, 6 का लाभ लिया, कितने में बेचा होगा? 106 में बेचा होगा, ठीक है। बीच का अंतर 3 रुपये है। यहाँ 104 में बेचा, यहाँ 106 में बेचा, दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2 है।
तो यहाँ 2 रेशियो बराबर कितना है, 3 रुपये के बराबर है। 1 रेशियो कितने के बराबर होगा, 3/2 रुपये के बराबर होगा। क्लियर है। विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखो ये सब करना भी नहीं पड़ता, मैं डायरेक्टली 104:106 ले सकता था, लेकिन वो कुछ ज़्यादा हो जाता, बहुत सारे क्वेश्चन में गलत साबित हो जाता। तो यहाँ पर 1 रेशियो बराबर 3/2 है, तो 104 रेशियो क्या हो जाएगा, 104 × 3/2, और 106 रेशियो क्या हो जाएगा, 106 × 3/2। ठीक है। डायरेक्टली अगर मैं काटूँ यहाँ पे तो वही बात हो जाएगी, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 52:53, 52:53, ये इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां समकोण पर होती है। तो मैंने जब क्लॉक पढ़ाया था तो पूरा व्हाइट बोर्ड पर मैंने एक वैल्यूज लिखा दिया था। इनमें से प्रश्न बिल्कुल आएंगे परीक्षा में। क्लॉक पढ़ाते वक्त मैंने इसी व्हाइट बोर्ड पे पूरा 2 खंड बना के, एक खंड यहाँ, एक खंड यहाँ, ये क्वेश्चन थ्योरी वाले बनते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन उठाएगा यहाँ से, वो डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चन निकला है। आंसर है 44। ठीक है। ऑप्शन नंबर कहाँ है, सी। चलो आगे बढ़ते हैं। जो मैंने क्लॉक की क्लास में आपको बताया था, इसमें से एक क्वेश्चन बिल्कुल पेपर में क्लॉक का आया, तो बिल्कुल थ्योरी वाला क्वेश्चन डायरेक्टली उठा के देता है, वही क्वेश्चन उठा के दिया है। एक दिन में अगर 12 घंटे बोला होता तो भी उसका आंसर सब मैंने लिखा है। चलिए आगे है, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। अब देखो विकर्ण है मतलब a√2 कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। तो a बराबर 20/√2, सिंप्लीफाई कर लो, √2/√2, √2 क्या हो जाएगा, 2। ये क्या हो गया, 10√2। a बराबर 10√2 है, तो क्या निकालना है हमें निकालना है परिमाप। तो क्या हो जाता है वर्ग का परिमाप, 4 × a। a बराबर हम जानते हैं 10√2 है, तो ये हो जाएगा आपका 40√2, मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट, अब ये एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, ये वाला अभी कुछ इसी 15 दिनों के पहले, इसी मतलब वीक में या पिछले वीक में मैंने एक क्लास लिया था एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जैसा, या वो SI के लिए भी था, टीचर्स भर्ती के लिए भी था। ये क्वेश्चन मैंने उसमें लिया था कि बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन फंसते हैं और फंसा भी है। क्या है देखो क्वेश्चन, जो लोग रेगुलर मेरा वीडियो देखते हैं उनको पता होगा कि ये क्वेश्चन सेम टू सेम वैल्यूज़ के साथ, हाँ हो सकता है परिमाप अलग होगा, लेकिन ये वैल्यू बिल्कुल ऐसी ही थी। मैंने LCM भी निकाला था, या अभी भी याद आ रहा है, 12 कुछ था, अभी भी 12 ही आएगा वैसे। ठीक है। LCM निकालोगे, क्या करते हैं हम, ऐसी वैल्यू जो थोड़ा अपॉन में होती है, अंश बटे हर में होती है, इसमें मज़ा नहीं आता, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम क्या करते हैं, LCM लेके बराबर करते हैं। पहले तो LCM कितना आएगा, 12 आएगा, तो 12 आएगा तो सब में 12 का गुणा कर दो, 2 छक्के 12, 3 चौके 12 और 4 तिया 12, टोटल कर लो, 6 4 10 और 3 13। तो टोटल मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं त्रिभुज का परिमाप निकालूंगा तो टोटल ही करूँगा। यहाँ रेशियो में दिया गया है और यहाँ पर रेशियो का टोटल कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। क्वेश्चन में एक्चुअल परिमाप कितना दिया है, 156 दिया है, तो एक रेशियो की वैल्यू निकाल लो, 156/13, 13 एकम 13, 2 बचा 13, 2 × 26, एक रेशियो बराबर अगर 12 आ रहा है तो सबसे बड़ी भुजा मतलब सबसे बड़ा अनुपात 12 छक्के 72, ऑप्शन सी। ये लो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। क्या है, 30 क्वेश्चन अभी मैं थोड़ा सा फास्ट लूँगा। स्टार्टिंग क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाया, अभी थोड़ा सा 30 क्वेश्चन है, फटाफट देखता हूँ। x का 10%, 10% 10/100 या 1/10 भी करते हैं। y के 20% के बराबर है, y के 20% के बराबर है। एक काम करते हैं ना, 10% है ना तो 1/10 ही लो, 20% है ना तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। कैसे लिया, चलो थोड़ा देख ही लो। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। तो x/y बताइए, x/y बताइए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, x/y ऐसा हो जाएगा कि 2 यहाँ चले आएगा, 2:1, ऑप्शन नंबर बी। ये तो कुछ भी नहीं था क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट, एक राशि को 5% साधारण ब्याज पर 4 साल के लिए निवेश करने पर 504 रुपये प्राप्त होते हैं। अब देखो 504 रुपये जो प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि आपको ब्याज मिल गया। ये 504 रुपये जो प्राप्त हो रहे हैं, ये क्या है, मिश्रधन है। टोटल कितना हो गया ब्याज जोड़ने के बाद, उसको क्या बोलते हैं, मिश्रधन। ठीक है। तो अगर ये 5 वर्ष का अगर ऐसा देखा जाए, 5 वर्ष साधारण ब्याज, तो मूलधन हमको पता है क्या, नहीं पता है। आर कितना है यहाँ पर, तो आर है 5%।
और समय कितना लग रहा है, तो 4 साल लग रहा है, ठीक है ना। 504 प्राप्त होते हैं। अब देखो यहाँ 504 ऐसा मत कर देना कि ये हमारा 504 प्राप्त होगा, ये होता है आपका मूलधन धन ब्याज। तो मूलधन धन ब्याज ये मिलके आपका 504 हुआ है, ठीक है ना। इसको मैं ऐसा करता हूँ कि अगर मान लो P है, ये A है और ये I, ठीक है। तो यहाँ 504 है आपका अमाउंट P प्लस I, ठीक है। और यहाँ फॉर्मूले में क्या होता है, तो इंटरेस्ट होता है। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 504 माइनस P, ठीक है। तो टोटल ये है I बराबर 504 माइनस P, और ये P इंटू 5 गुणित 100 गुणित 4, डायरेक्टली इसको यहाँ काटो 4, तो 4 25 चौके 100, और ये जगह 5 पंचे 25, तो ये 5 यहाँ आ जाएगा। या फिर डायरेक्ट ऐसा करो ना, P/5 और माइनस P क्या हो जाएगा, प्लस P हो जाएगा। और ये 504 और ये तो 5P प्लस P मतलब कि 6P/5, और ये 504, 6 8 48, 2 6 चौके 24, 84 पंचे 80 पंचे 400, 4 पंचे 20, तो P बराबर 420। और ये आपका आंसर नहीं है ना, वरना आपको इसमें 420 ऑप्शन ए में ही नज़र आता। इतने कोई सॉल्व करके आंसर नहीं मार रहे। हमारा क्वेश्चन क्या है, यदि उस राशि को 10% साधारण ब्याज पर, यदि उस राशि को 10% साधारण ब्याज पर 2.5 वर्ष के लिए निवेश करें तो कितनी वृद्धि होगी। अब 420 रुपये राशि है, इसको मुझे 10% और 2.5 वर्ष के लिए मतलब 5/2 वर्ष के लिए, तो कितनी वृद्धि होगी देख लेते हैं। ये गया और ये 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 पंचे 105, ठीक है। तो 105 में 420 जोड़ूंगा ना, तो ये हो जाएगा 5 2 और ये 5, 525 ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। x + 2 x + 4, तो बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन हो गया, नॉर्मल से एवरेज निकालना था। x + 2 x + 4 x + 6 और x + 8 का औसत 11 है। औसत 11 है मतलब क्या होता है, सबको जोड़ना है, डिवाइड बाय क्या करना है, 5 करना है। तो कितना आएगा औसत, 11 आएगा। तो 11 पंचे 55 हो गया, 1 2 3 4 5 5x हो गया, प्लस 2 4 6 6 12 8 20 हो गया। 20 कम करूँगा तो 35 हो जाएगा, और ये 5x हो जाएगा, 5 7 35, x बराबर 7 आया। तो हमको निकालना कि अंतिम 3 प्रेक्षणों का औसत, अंतिम 3 प्रेक्षण कौन कौन से थे, ये 3 थे। तो x + 4 प्लस x + 6 प्लस x + 8 डिवाइड बाय 3, ये निकालना है मुझे। तो 3x प्लस 4 6 10 8 18 डिवाइड बाय 3, x बराबर क्या है, 7 है। तो यहाँ 7 रख दो, 3 7 21, 21 18 39, 39/3 मतलब कि 13। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ था नहीं कि जो मैं एक्सप्लेन करूं डायरेक्टली सॉल्व करने वाला। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन तो सभी से बना होगा, इसमें कुछ ऐसा था भी नहीं। अगला क्वेश्चन √2 बराबर, अभी थोड़ा सा फास्ट चलूँगा, ये क्वेश्चन भी फास्ट चलने लायक ही है। तो √2 - 1 अपॉन √2 + 1 इसके के वर्गमूल का निकटता मान, इसको सॉल्व करना है मतलब। तो एक काम करता हूँ, परिमेयकरण करते हैं हम। √2 - 1, तो √2 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये √2 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो √2 का होल स्क्वायर मतलब a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब √2 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2ab। तो √2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। और ये √2 का होल स्क्वायर मतलब कि 2 - 1, 3 - 2 √2। अब √2 का मतलब हमको तो पता है, 3 - 2 और √2 मतलब 1.414, मेरे ख्याल से दिया भी है इसमें, हाँ दिया ही तो है। अब 3 माइनस, अब मल्टीप्लाई कर दो, 400 832 और 2.832, ठीक है ना, 414। अब ये कितना हो जाएगा आपका, 832, 2 चौके, अच्छा ये है आपका 2 चौके 8 और 2 एकम 2, 828 होगा, ठीक है ना, 14 दूनी 28, ठीक है। अब 828 है मतलब कि 72 और लगेगा यहाँ पे, 3 से कम करूँगा मैं तो 72 और 100 172 मतलब 0.172 ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ये तो ऐसा था कि आपको इसमें सिर्फ कैलकुलेशन करना था। 6 पेनों का क्रय मूल्य, कितने बार टेस्ट सीरीज में आपने ऐसे क्वेश्चन को बनाया होगा, कितने बार आपने क्लास में इन क्वेश्चन को देखा होगा। 6 पेनों का क्रय मूल्य 4 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 6 पेनों का क्रय मूल्य मतलब कि 6 × CP और 4 पेनों का विक्रय मूल्य मतलब कि SP के बराबर है।
तो CP को नीचे लाते हैं, SP को ही रहने देते हैं। 6/4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 CP था, 3 SP हो गया। कैसे होगा? जब 1 का फ़ायदा लेगा तभी तो 3 बनेगा, 2 में 1 जोड़ूंगा तभी तो 3 बनेगा। तो 1 का फ़ायदा हुआ है किस पे? 2 रुपये में। 2 में 1 का फ़ायदा हुआ मतलब कितना हुआ है? 2 में ख़रीदा, 1 का फ़ायदा ले लिया, मतलब कि डायरेक्ट हम बोल सकते हैं 50% का फ़ायदा हुआ है। फिर भी यहाँ से ऐसे करके निकालो 50%, ऑप्शन नंबर C, ठीक है ना। मैंने क्या किया है? विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का मैंने क्या लिया? अनुपात लिया। अनुपात लेके देखा 3/2 आ रहा है, मतलब 2 में खरीदा, 3 में बेचा। कितने का फ़ायदा हुआ? 1 का फ़ायदा हुआ। किस पर? क्रय मूल्य पर। हमेशा लाभ हो या हानि हो क्रय मूल्य पर कैलकुलेट करते हैं। 1 का फ़ायदा हुआ था, 2 के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे 50%। परसेंट में कैलकुलेट करते हैं, 100 से गुणा करना पड़ता है। ठीक, चलिए आगे। बहुत शानदार और बहुत अच्छा क्वेश्चन, बिना पेन पेपर के सॉल्व किए जाने वाला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर LCM के रूप में नज़र आ रहा है। LCM SCF, बिल्कुल कहीं भी पेन पेपर यूज़ नहीं करना था। कैसे? देखो सॉल्व करते हैं। 2 अभाज्य संख्या है x तथा y, x इज़ ग्रेटर देन y, ठीक है। का लघुत्तम समापवर्तक 161 है। 161 ऐसी संख्या है, क्या होती है ये 161? अगर 2 अभाज्य संख्या है, किसके पहाड़े में आता है? 25 तक पहाड़े बिल्कुल याद करो, 25 तक टेबल याद करना जरूरी है, तब ऐसे क्वेश्चन ईजी लगते हैं। 23 × 7 क्या होता है? 161 होता है। दोनों अभाज्य है कि नहीं? 23 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है। और यहाँ x इज़ ग्रेटर देन y, मतलब 23 7 से बड़ा है कि नहीं? तो बिल्कुल बड़ा है, ठीक है। मतलब x बराबर 23 हो गया, y बराबर 7 हो गया। अब आप कहेंगे कि ये तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ तो LCM लेने बोला है। तो मैंने LCM SCF की क्लास में बताया है, अगर 2 अभाज्य संख्याओं का LCM निकालना है तो डायरेक्टली गुणा कर दो बस। तो मैंने वहाँ मल्टीप्लाई किया है, मतलब LCM ही निकाला है। मतलब मेरे पास x बराबर 23 है, y बराबर 7 है। निकालना क्या है? 3y माइनस x निकालना है। y बराबर 7 था, 3 × 7 21 हो गया, -23 करूँगा, 21 - 23 -2 आंसर आ जाएगा। बोलो कहीं भी मैंने कुछ यूज़ किया? कुछ नहीं किया। -2 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर A। लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ वापस। देखो 2 अभाज्य संख्याएँ हैं x और y। कभी भी 2 अभाज्य संख्याओं का हमको LCM लेना पड़ जाए, तो मान लो एक संख्या 2 है और एक संख्या 3, कोई भी अभाज्य संख्या 2 और 3 मैंने ले लिया, ठीक है ना। इसका मुझे LCM लेना है। LCM लूँगा तो कितना आएगा? 6 ही तो आएगा ना। अगर 2 अभाज्य संख्या और ले लेता हूँ मैं, एक ले लेता हूँ, मतलब 11 और एक ले लेता हूँ 13। अब ये 11 और 13 2 अभाज्य संख्याएँ हैं, क्लियर है। 11 और 13 2 अभाज्य संख्याएं हैं, इसका मुझे LCM लेना है, तो मैं दोनों का मल्टीप्लाई ही तो करूंगा। यहाँ भी तो वही बात थी, हमें क्वेश्चन में पहले से बता दिया गया कि x और y 2 अभाज्य संख्या है। तो मैं जानता हूँ कि 161 कैसे आ सकता है? किसी 2 संख्या को गुणा करने से ही आ सकता है। वो संख्या है 23 का पहाड़ा याद है तो पक्का तुरंत पता चलेगा 23 और 7। क्वेश्चन में यहाँ तक कह दिया कि भैया ऐसा है, तो और क्लियर हो गया कि 23 मतलब बड़ा है, मतलब ये x है और ये y हो गया। कहीं कोई कंफ्यूजन ही नहीं कि y किसको माने x किसको माने, क्योंकि आपको एग्जामिनर ने बता दिया, क्वेश्चन सेट करने वाले ने बता दिया x इज ग्रेटर देन y। तो 3y माइनस क्या था? x था, y बराबर 7 है, तो 3 7 21 माइनस x मतलब 23 -2। ये लो, इसी को मैंने अभी बार सॉल्व किया था, -2, ऑप्शन नंबर A, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से अगर दिमाग में सॉल्व किया जाए तो पेपर बहुत ही कम समय में सॉल्व होने वाला था। और कल मैं अपलोड करूंगा शिक्षक भर्ती परीक्षा जो आपका, जिसमें गणित के क्वेश्चन आए थे, 14 या 15 क्वेश्चन थे, जो आपका होता है मेरे ख्याल से मिडिल वालों के लिए, ठीक है ना। उसका मैं कल अपलोड करूंगा, कल मॉर्निंग में शायद। चलिए आगे देखते हैं। 3 पुरुष या 5 महिलाएं, 3 पुरुष या 5 महिलाएं मतलब कि बराबर करूंगा, ठीक है ना। 5 महिलाएं मतलब कि वुमेन एक काम को 43 दिनों में कर सकते हैं, एक काम को 43 दिन में कर सकते हैं। किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि 1 मैन बराबर 5/3 वूमेन, ऐसे मान लो। तो बताना है कि 5 पुरुष और 6 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। 5 पुरुष प्लस 6 महिलाएं, क्या करना है? 43 दिन टोटल, दोनों में चाहे वो 3 पुरुष हो या 5 महिलाएं हो, 43 दिन में काम पूरा होता है। चलो ये तो ठीक है। अब 5 मैन और 6 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो 5 इंटू, यहाँ मुझे 5/3 करना पड़ेगा, वुमेन ही कर देते हैं, प्लस 6 वुमेन। 5 पंचे 25/3, 25/3 वुमेन प्लस 6 वुमेन, 6 3 18, 25 18 कितना हो जाएगा? 43। तो 43/3 वुमेन। हम ये बोल सकते हैं कि यदि
5 वुमेन 23 दिन में किसी काम को 43 दिन में किसी काम को करते हैं, ठीक है, 5 वुमेन किसी काम को 43 दिन में करते हैं, तो 43/3 वुमेन उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, यही आपका क्वेश्चन है। 5 वुमेन किसी काम को 43 दिन में पूरा करते हैं, ये ऐसा लगा रहा हूँ मैं M1 D1 M2 D2, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा अपने हिसाब से चेंज कर लिया हूँ। 5 वुमेन किसी काम को 43 दिन में पूरा करते हैं, तो बताना है कि 43/3 वुमेन उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है ना। ये देखो पेपर में वैल्यू ऐसी ही आती है एक दूसरे को काटने के लिए, ये कटा 5 तिया 15, आ गया आंसर। कितने दिन में करेंगे, 15 दिन में पूरा करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलो भैया वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, जिनको लग रहा है तरीका पसंद आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने का, बिल्कुल वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट भी करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कोई क्वेश्चन गलत सॉल्व किया है तो आप अपना आंसर भी बता सकते हैं कि सर यहाँ पे गलती हुई है, बिल्कुल गलती हो सकती है, ऐसा वो नहीं है कि हम सर्वज्ञ हैं, बिल्कुल हर क्वेश्चन बनता है, हो सकता है कोई क्वेश्चन में गड़बड़ी हो जाए, ठीक है, लेकिन हाँ उसका एक आंसर तरीका भी बताएंगे कि ये ऐसे कैसे गलत हुआ। अगला, 16 वर्ष में कितनी प्रतिशत वार्षिक दर से कोई राशि दुगनी हो जाती है, तो यहाँ तो चक्रवृद्धि ब्याज वाला काम ही नहीं है। हाँ दुगनी हो जाती है तो याद रखेंगे साधारण ब्याज वाला ही केस है, ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला ही है। दुगनी हो जाती है इसका मतलब ये मत कर देना कि यहाँ P है तो यहाँ 2P हो गया, बिल्कुल नहीं करना, कभी नहीं करना। जब आपका मूलधन P था, जब आपका ब्याज भी P है, तभी तो मूलधन धन ब्याज मिल करके आपका दुगना होगा, मूलधन का बिल्कुल होगा, तो यहाँ P रहता है ना कि 2P, इसी में गलती करते हैं कई लोग। अब 16%, 16 वर्ष है ना, तो ये हो गया P से P काटो, ये 100 यहाँ आ जाएगा और T बराबर 16 है तो 16 नीचे आ जाएगा, ये हो गया R, तो ये तो हो तो गया 100/16, तो सीधे ऐसे निकालो 16 छक्के 96, 4 तो 16 दूनी 32, 8 16 85, 6.25% है R, ऑप्शन नंबर, हाँ तो 6 सही 1/4 बोल सकते हैं इसको, ऑप्शन नंबर बी। 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर 132 किलोमीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी, 4 चाल बराबर दूरी बटे समय, जिंदाबाद। चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करो 5/18 मीटर प्रति सेकंड में। अब देखो 110 मीटर तो लंबी रेलगाड़ी है, 132 मीटर लंबा पुल है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त अभी कुछ दिन पहले जो हादसा हुआ है, ट्रेन हादसा, वो दिमाग में आ रहा है। 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 132 मीटर लंबा पुल है, तो क्या करेंगे, दूरी हमेशा जुड़ती है, यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई भी जुड़ेगी और पुल कितना है वो भी जुड़ेगा, तो टोटल कितना हो गया 132 और 110, मतलब कि 232 और 10 242 ये दूरी हो गई। और कितना समय लेगी कितना समय लेगी हमको नहीं पता, समय निकालना है, ठीक है। 18 चौके 72, 5 चौके 20, तो समय बराबर समय 242, तो ये हो गया, 5 चौके 20 था ना, तो 20 को नीचे ला लो, कितना समय लगेगा, 0 0 गया, तो ये आपका 242 है ना, ये हाँ 242 है। हाँ अब देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 121/10 है तो 12.1 सेकेंड, ठीक है, 12.1 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। अब ये 20 कहाँ से आया, तो 4 पंचे 20 लिखा हूँ मैंने डायरेक्ट, ठीक है। चलिए, हो सकता है थोड़ा सा अभी फास्ट लगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं, इसलिए थोड़ा एक ही वीडियो में कवर करना है, थोड़ा सा स्पीड मुझे बढ़ाना। अब वह सबसे छोटा भिन्न ज्ञात कीजिए, 2/5, 15/21, 7/10, 3/8 में जोड़ने पर एक पूर्ण संख्या बन जाए, ठीक है। चलो पहले तो देखो इसको, ये है क्या एक्चुअली, दिख रहा है ये है क्या, 3 एकम 3, 3 सत्ते के 7 में 7 गया, ख़त्म, 5 तिया 15, ठीक है ना, और कुछ 2 एकम 2, 2 पंचे 10, और कुछ 3/8 पंचे 40। अब 3/40 को पूर्ण बनाना है, मतलब कि ये एक नहीं है, पहली बात तो मतलब एक बनाना है, एक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें मैं क्या जोड़ूं कि वो एक बन जाए, तो देख लेते हैं क्या जोड़ूं। 40 में से 3 गया तो 37/40, ऑप्शन नंबर सी। बहुत शानदार क्वेश्चन अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देख के कई बार ऐसा लगता है कि मज़ा आ गया, बिल्कुल ये वो क्वेश्चन है। और हाँ बिल्कुल ये क्वेश्चन मैंने क्लास में अपने प्रॉफिट एंड लॉस से पढ़ाया हुआ है, कॉन्सेप्ट भी बताया था, ऐसा क्यों होता है वो कॉन्सेप्ट यहाँ काम आ गया, ठीक है। देखिए
8 संतरे 34 रुपये की दर से संतरों को ख़रीदा। देखो 8 संतरे 34 रुपये की दर में, मतलब कि 34 रुपये में 8 संतरे, ठीक है, ये रुपए है, ये संतरे हैं नग। 34 रुपये में 8 संतरे, फिर 57 रुपये में की दर से बेच दिया। अब इस 57 रुपये में बेच दिया तो कितने बेचा, किस दर से, 12 संतरे। अब एक मैंने बात आपको बोला था, अगर जैसे एक मार्कर है, अगर आपने 10 मार्कर मार्केट से लाया और उसको बेचा तो 10 के 10 बिक जाने के बाद ही आप डिसाइड कर पाओगे कि मुझे लाभ हुई, हानि हुई, क्या हुआ। तो मैं क्या करता हूँ, हमेशा कितने सामान मैंने लाया था और कितने बेचा उसको बराबर करता हूँ। तो मुझे बराबर क्या करना पड़ता है, इनको बराबर करना पड़ता है। ऐसी कौन सी संख्या है जिससे इसको बराबर कर सकता हूँ। देखो 8 दूनी 16, 12 दूनी 24, तो 8 तिया 24, 12 दूनी 24 बिल्कुल ठीक है। इसमें आप 3 का गुणा कर दो, इसमें 3 का गुणा कर दो, इसमें 2 का गुणा कर दो और इसमें भी 2 का गुणा कर दो। तो आप एक्चुअल में क्वेश्चन फिर बदल जाएगा। क्वेश्चन ये हो जाएगा 34 तिया 30 तिया 90, 4 तिया 12, 90 12 102, ठीक है ना। और कितने, 24 संतरे, पूरा खेल अब 24 संतरों में हो जाएगा। 12 दूनी 24 संतरे हैं। अब बोलेंगे कि अब कहानी बराबर हुई, जितने संतरे लाए थे उतने में ही हम बेच रहे हैं। तो यहाँ 102 रुपये में लाया था और 57 दूनी कितना हो जाएगा, 114, 7 दूनी 14, 50 दूनी 100, 100 114। तो देखो 24 संतरे में ही पूरी डील हुई। 102 में लाया, ठीक है, और कितने में बेच दिया, 114 में बेच दिया। कितने का फ़ायदा हुआ इसको, 12 रुपये का। कितने रुपये का फ़ायदा हुआ, 12 रुपये। लेकिन ये पूरे 12 रुपये को कमाने के लिए, 12 रुपये क्या है, फ़ायदा है, उसने कमाया है। तो ये 12 रुपये जो उसने कमाया है तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ा है बताइए। कॉमन सेंस है, कोई गणित नहीं, कॉमन सेंस है। 12 रुपये कमाने के लिए क्या किया है उसने 24 संतरों को खरीदा और बेचा है। क्लियर है, कोई क्रय मूल्य, कोई विक्रय मूल्य, कोई सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, कोई फॉर्मूला नहीं, कॉमन सेंस लगाओ। 12 रुपये कमाने के लिए उसने किया गया है, 24 संतरों को खरीदा है, 24 संतरों को बेचा है, ठीक है। 12 रुपये कमाने के लिए उसको 24 संतरों को खरीदना और बेचना पड़ा है, ठीक है। अभी लिखा है उसको 45 रुपये कमाना है, ठीक है। अभी लिखा है उसको 45 रुपये कमाना है। 12 रुपये कमाने के लिए 24 संतरे उसको खरीदना बेचना पड़ गया, तो 1 रुपये कमाने के लिए 24/12 संतरे उसको खरीदना और बेचना पड़ेगा। मतलब कि 12 दूनी 24, मतलब 1 रुपये कमाने के लिए उसको 2 संतरे को खरीदना पड़ेगा और बेचना पड़ेगा। 1 रुपये कमाने के लिए 2 संतरे को खरीदेगा बेचेगा, तो 45 रुपये कमाने के लिए 45 × 2, मतलब कि 90 संतरे को खरीदेगा फिर बेचेगा। तो कितने संतरे बेचने होंगे, तो 90 संतरे बेचने होंगे, ऑप्शन बी। बताना ये तरीका कैसा लगा सॉल्व करने का, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये वाला क्वेश्चन भी मैंने क्लास में बताया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। और ये अगला क्वेश्चन जो आया है वो भी क्लास में बताया हुआ क्वेश्चन है। कैसे, केले की कीमत है 30% की वृद्धि। अब 30% की जो वृद्धि है मतलब है क्या, ये 30/100 फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, मतलब कि 10 थी, अब ये प्राइस है, ठीक है ना, ये प्राइस है। वैल्यू पहले रेट कितना था 10, प्राइस 30% की वृद्धि हुई है, तो 10 में 3 बढ़ गया, 10 में 3 बढ़ गया, तो 10 में 3 बढ़ा तो कितना हो गया, 13 हो गया। अब लिखा है कि 7 रुपये 80 पैसे, मतलब 7.80 में 3 केले कम उपलब्ध हैं। याद ध्यान दीजिए, पहले भी वो 7 रुपये 80 पैसे लेके जाता था, अभी भी वो 7 रुपये 80 पैसे लेके जाता है, ठीक है ना, उतने ही रुपए लेके जाता है। लेकिन प्राइस बढ़ने के कारण क्या होता है, खपत कम होती है। प्राइस और कंजप्शन में मैंने जो रेशियो बताया था, एग्जाम्पल लेके बताया था, याद होगा जिन्होंने मेरी क्लास देखी है। तो 7 रुपये 80 पैसे ही है, उसी को इतने में ही खरीदना जो भी करना है। 7 रुपये 80 पैसे कांस्टेंट है, मतलब कि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, मतलब खर्च आपका अपरिवर्तित है। और जब भी ये कंडीशन अप्लाई हो गई तो आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको कंजप्शन को उल्टा कर देना होता है। ये लो, तो रेशियो में कितना कम हुआ है, 3 रेशियो। और एक्चुअल में कितने केले कम हो रहे हैं, देखो 3 ही केले। हमेशा वैल्यू एक दूसरे के लिए ही बनती है, तो 1 रेशियो बराबर 3 केले, 1 केले, 1 3 में 3 कट गया, 1 रेशियो बराबर 1 केले। इसका मतलब क्या बताना है हमें, केले की वर्तमान दर बताना है, वर्तमान दर, ठीक है। मतलब ये है कि अब वो 7.8 रुपये में 10 केले ला पा रहा है, प्राइस बढ़ने के कारण। पहले 7.8 रुपये में 13 केले ला लेना था। हमको आंसर देना कि केले की प्रति दर्जन, दर्जन मतलब कि 12 में बताना है। तो देख लो, 10 केले ला पाता था कितने रुपए में, 7.8 रुपये में। हमको बताना है 12 केले का, तो 1 केला ला पाता वो 7.8/10 रुपये में,
एक केले का प्राइस क्या हो जाता है, दशमलव है तो नीचे 10 है तो मैं इसको 0.78 करूँगा। ठीक है, एक केला 0.78 रुपये का पड़ रहा था प्राइस बढ़ने के बाद, तो 12 केला कितने का पड़ेगा, यही हमारा क्वेश्चन है। 12 केला 12 गुणित 0.78 रुपये का पड़ेगा। तो यहाँ से 12 8 96 का 6, यहाँ से 6 वाला देख लो, बस ऑप्शन सी आंसर। चलो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, 6 देखा मैंने, इकाई अंक ऑप्शन सी है, फिर भी सॉल्व करके बताता हूँ। 12 8 96 का 6 हासिल लाइन 9, 12 7 84 84 9 कितना हो जाएगा, 9 13 मतलब कि 93 93 का 3 हासिल लाइन 9, तो ये 12 0 0 और 9 जोड़ दूंगा तो 9.36, ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये लो हो गया बढ़िया सा क्वेश्चन का अच्छा सा सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसा लगा, इसका भी सॉल्यूशन ये भी बताइएगा मुझे। अगला, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्थान पर 14 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वह 20 किलोमीटर अधिक चलता है। सिंपल सी बात है, उसके द्वारा हाँ क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। मैंने बोला स्पीड टाइम डिस्टेंस और रेलगाड़ी क्वेश्चन के लिए ब्रह्मास्त्र है, इसी में से ही सब छुपा होता है। अब देखो ये क्या होता है, 20 किलोमीटर अधिक चलता है, अगर वो अपनी स्पीड बढ़ा दे तो कभी भी वो स्पीड कम ज़्यादा कर रहा है लेकिन इतने किलोमीटर अधिक चल लेता है, मतलब समय उतना ही ले रहा है, उतने ही समय में वो 20 किलोमीटर अधिक चलता है, ये क्वेश्चन का तात्पर्य है। तो यहाँ समय बराबर है, तो चाल बराबर समय बराबर है, तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, दूरी बराबर समय बराबर दूरी बटे चाल। अब दोनों को बराबर कर दो, दूरी पहले कितनी थी हमको दूरी नहीं पता, ठीक है ना, तो समय बराबर दूरी बटे चाल से मैं काम करता हूँ कि पहले दूरी x थी मान लो, तो पहले चाल कितनी थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, अभी दूरी 20 किलोमीटर अधिक चलता है तो 20 किलोमीटर की दूरी और तय करता है तो x + 20, अभी चाल कितनी है तो 14। ये लो 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 7x बराबर 5x प्लस 20, 7x - 5x बराबर 20, 2x बराबर 20, x बराबर 10। ठीक है, उसके द्वारा तय की गई दूरी, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 10 14 20, तो ये 20, तो ये 20 पंचे 100 भी तो होना चाहिए, ये 5x + 20 होगा, ये 5x + 100 होगा, ठीक है ना, तो 2x बराबर ये 100 हो जाएगा, तो ये 2x बराबर 100, तो ये आएगा आपका 50, ठीक है ना, 100 का आधा 50, तो 50 किलोमीटर मतलब कि ए, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दो संख्याओं का योग 2490 है, यदि एक संख्या का x का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है, तो संख्याएं परसेंट से परसेंट उड़ाओ, दशमलव से दशमलव को उड़ाओ, और 5 13 पंचे 65, और ये हो जाएगा 5 कम 5 5 दिया 15, 5 कम 5 3 5 7 35, 17 पंचे 85, x/y हो गया ये आपका, और ये हो गया 17/13, और रेशियो में दोनों का योग कितना हो रहा है तो 17 और 13 30, और एक्चुअल में कितना योग दिया है तो 2490, तो 0 से 0 गया, 3 8 24, 3 3 9, एक रेशियो बराबर कितना आ गया 83। तो बताना क्या है हमें, संख्याएं बताइए। एक रेशियो बराबर 83, तो पहली संख्या 17 गुणित 83, पहली संख्या 17 गुणित 83 और दूसरी संख्या 13 गुणित 83। 17 3 51 का 1 हासिल 5, 17 7 119 136 और 5 141, तो पहली संख्या हो गई 1411, पहली संख्या 1411, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। आगे भी निकालने की जरूरत नहीं है, फिर भी निकाल लेते हैं। हाँ, ये 13 3 39 का 9 3, 13 8 104 और 3 107। फास्ट कैलकुलेशन रखना जरूरी है। 1079 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन भी बहुत शानदार है और बिल्कुल क्लास में पढ़ाया हुआ समझाया हुआ ही क्वेश्चन है, एलिगेशन वाला क्वेश्चन है। छात्रों की औसत आयु 15.8 है, लड़कों की औसत आयु है 16.4, ये लड़कों की औसत आयु है बॉयज़ की, और लड़कियों की औसत आयु है गर्ल्स की कितनी है 15.4। एलिगेशन लगा दो, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 158 164, 8 6 14, 0.6, इसमें लगा दो 54 और 4 मतलब 0.4। अब इनको रेशियो निकालो, पॉइंट से पॉइंट गया, 2 दूनी 4, 2 दिया 6, 2:3, ऑप्शन नंबर बी, और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में।
अगला क्वेश्चन है, एक समूह में कुछ गायें तथा कौवे हैं। देखो गाय, एक गाय है तो उसका एक ही सर होगा, एक कौवा है तो एक ही सर होगा, लेकिन गाय के पैर 4 होते हैं, कौवे के 2 होते हैं। तो मैं गाय की संख्या मतलब गाय के सिरों की संख्या को x और कौवे के सिर की संख्या को y। तो अगर गाय के 4 पैर होंगे तो यहाँ पर ये मैं करूँगा 4x और इसके 2 पैर होते हैं कौवे के तो करूँगा 2y। तो क्वेश्चन पढ़ो, पैरों की संख्या सिरों की संख्या के, ये 4x + 2y ये टोटल गाय और पैर के, गाय के और कौवे के किसके पैरों की संख्या है। तो पैरों की संख्या सिरों की संख्या के, अब सिरों की संख्या तो सिर तो भैया x + y ही होगा। सिरों की संख्या के दुगने से 14 अधिक है। तो गायों की संख्या बताइए, x बताना है। चलो 4x + 2y, तो एक काम करता हूँ मैं, चलो थोड़ा कर ही देते हैं सिंपल। 2x + 2y + 14, 2y से 2y गया, 4x में से 2x गया तो 2x बचेगा बराबर 14 और 2 × 7 = 14, x बराबर 7। ये लो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ऑप्शन नंबर बी 7 इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। बड़े ही मज़ेदार क्वेश्चन थे ये दोनों क्वेश्चन जो सॉल्व हुए अभी। यदि एक व्यक्ति प्रथम 160 किलोमीटर की दूरी 64 किलोमीटर प्रति घंटा तथा अगले 160 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है तो 320 किलोमीटर की यात्रा मतलब कि टोटल आधी दूरी को तय किया है। सिंपल सा फॉर्मूला है, क्वेश्चन की फॉर्मेशन अलग हो सकती है, फॉर्मूला तो वही रहेगा। और जहाँ फॉर्मूले से काम आसान हो वहाँ फॉर्मूला लगाने में क्या दिक्कत, यही लगेगा बस फॉर्मूला। तो पहली चाल 64, 2 × 64, हाँ कैलकुलेशन है इसमें लेकिन थोड़ा। दूसरा 160, फिर 64 + 160 कैसा हो जाएगा ये 2 64 160, हाँ ठीक है 64। और दूसरी एक 64 80 किलोमीटर है, दूसरी स्पीड 80 किलोमीटर, अभी फिर सॉल्व करना पड़ता है। दूसरी स्पीड जो दी गई है वो 80 किलोमीटर है। ठीक है, अब यहाँ पे सीधे 8 6 14 144 कर देता हूँ मैं। 2 7 14, 2 दूनी 4। ठीक है, अब 8 8 64, 8 9 72 और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। 8 8 64, 640/9 और यही आपका आंसर है। निकालो 9 7 63, 1 और 0, 9 एकम 9, 1.0, 9 एकम 9, 71.1 ऐसा कुछ वाला। हाँ ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला जो क्वेश्चन है ये भी थोड़ा कैलकुलेशन वाला है। तो 5/9, 7/11, 8/15, 11/17। अब देखो 8 7 15, 11 6 17, 7 4 11, 5 4 नहीं, तो फिर उसमें दूसरा ट्रिक नहीं लगा सकते। यहाँ तो हमको निकालना ही पड़ेगा। अब मैं अगर एलसीएम लूँगा तो मेरे लिए और लेंदी हो जाएगा, क्योंकि 17 15 11 कहाँ एलसीएम लेते बैठूँगा। सबसे सिंपल तरीका यहाँ पर क्या है, इसको सॉल्व करके डेसिमल में ही सॉल्व कर लो। तो 9 पंचे 45, ठीक है ना, 5 बचेगा, फिर 9 पंचे 9 चौके 36, 9 नहीं पहले 5 आएगा, 9 पंचे 45, 5 बचा, 9 पंचे 45। ठीक है, ये हो गया आपका ये वाली वैल्यू। अब इस वैल्यू को देखो 11 और ये 70 है, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 11 छक्के 66। ठीक है, 0 पॉइंट में ना, लेकिन 11 छक्के 66, 4 बचा, 11 तिया 33। ठीक, इसको देखो 15 0 लगाऊंगा मैं वहाँ तो 0 तो यहाँ आएगा। 15 पंचे 75, 5 बचा, ठीक है ना, 15 तिया 45, ये आ जाएगा। और यहाँ 0 लगाऊंगा पहले तो, फिर 0 लगाऊंगा। 17 7 119, लेकिन 17 8 हो जाएगा। ठीक है ना, 17 7 119 होता है तो 17 8 100 उससे कम ही आएगा, 110 से कम ही आएगा। चलो ठीक है, तो ये तो हो गया अपना। अब इसमें क्या करना है हमको, अवरोही करना है कुछ। ठीक है, 17 7 119 है तो ये 17 छक्के 102 होगा, 0.6, और 102 होगा तो 8 बचेगा तो 80, 17 पंचे 50, 17 चौके 17 क्या, 17 चौके 68। ठीक है, तो 0.64। आगे देखेंगे अवरोही क्रम में अगर हमको करना है, अवरोही क्रम करने के लिए सबसे बड़ा पहले आता है। सबसे बड़ा कौन सा है यहाँ पर, सबसे बड़ा कौन सा है, 0.64, ये सबसे बड़ा है। तो 11/17 सबसे पहले आएगा। उसके बाद ये वाला दिख रहा है, देखो हमको 7/11 इसके बाद आएगा। इतना ही देखो तो कोई है क्या, 11/17, 7/11। तो ऑप्शन सी में भी है, डी में भी है, आगे और देखना पड़ेगा। इसके बाद कौन सा दिख रहा है आपको, सबसे बड़ा ये, फिर ये, फिर ये 5/9। तो 5/9 वाला ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी। हाँ कैलकुलेशन था इसमें, लेकिन अब उसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। और कैलकुलेट तो कर सकते हैं बिल्कुल, हर पेपर में थोड़ी ट्रिक लगा के इसमें आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी कैलकुलेशन वाला ही है।
आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। 0.008 इंटू 0.01 इंटू 0.0072 फिर होल डिवाइड 0.12 इंटू 0.000 3 टाइम्स 0 और 4, इसको सॉल्व करना है। देखिए सब तो ठीक है, 0 3 दशमलव हटाया, 3 जीरो मेरे पास मिलेंगे यहाँ पर, गुणित 3 जीरो। पहले टोटल कर लेता हूँ मैं, पहले 3 जीरो मिलेंगे, इसको हटाऊंगा 3 और 2 5 जीरो हो गए, इसको हटाऊंगा तो 5 4 9 जीरो हो गए, तो 10 की घात 9 जीरो मतलब 10 की घात 9 कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ देखो दशमलव हटाया तो 2 जीरो, दशमलव हटाया तो 4 जीरो, 4 2 6 जीरो मतलब 10 की घात 6 कर देता हूँ। 10 की घात 6, 10 की घात 9 मतलब क्या करता हूँ, ये 9 और में 6 गया 3 हो जाएगा, तो ये आपस में कट के यहाँ पर 10 की घात 3 हो गया, 10 की घात 3 हो गया, इसका मतलब 1 2 और 3 जीरो लगा दो। अब यहाँ पर इसका खेल ख़त्म, इसका खेल ख़त्म, इसका खेल ख़त्म, इसका खेल ख़त्म और यहाँ पर इसका खेल ख़त्म। अब देखो वैल्यू हो गई एकदम बहुत शानदार। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 6 एकम 6, 12 छक्के 72, 12 बटे 1000, 1 2 3 जीरो है, मतलब कि 12 तो रहेगा ही, 1 जीरो और आ जाएगा, 0.012 ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 0.09 का पूरा बार 7 इंटू 3 बार। ठीक है ना, क्या होता है कभी भी ऐसे क्वेश्चन में, यहाँ मैं पहले तो पूरा लिखूँगा, ठीक है, उसके बाद डिवाइड करूँगा, कितने के ऊपर है छतरी, 2 के ऊपर है, तो 2 9 लिखूँगा, ठीक है, इंटू करूँगा 7 करूँगा, पहले इसको सॉल्व करो अलग से, इसको सॉल्व करो, 7 लिखूँगा, 7 अलग है, 0.3 बार करो तो ये 3 है, 1 के नीचे है, 1 बार के नीचे 1 की संख्या है तो उसके बदले 1 9 लगाऊंगा, तो 3 बटे 9, तो 1 3 कम 3 3 3 9, तो 1 बटे 3 किसका आया है, तो इसका आया है, 7 पहले से था, तो 7 सही 1 बटे 3 ये हो जाएगा। ठीक है, तो 7 या 21 और 1 22 बटे 3 कर देता हूँ मैं सीधे इसको, 22 बटे 3 कर देता हूँ। ठीक है ना, ये 0 हट गया, 9 एकम 9, 9 11, ठीक है, 11 99, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2 बटे 3, अब 2 बटे 3 को सॉल्व कर लो, 0, ठीक है, 3 छक्के 18 और ये 2 और यहाँ पर 0, 3 छक्के 18, इसका मतलब ये 0.66 आगे बढ़ते जाएगा, इसका मतलब 0.6 के ऊपर बार लगा दो और ये ऑप्शन नंबर आपका ए है। तो ये हो गए 28 क्वेश्चन। अब 2 क्वेश्चन कौन से विलोपित हो सकते हैं जो मुझे लगते हैं, चलिए मैं उसको आपको बताता हूँ स्क्रीन पर और इसके बाद ये कक्षा हम कंप्लीट करते हैं, संपन्न करते हैं। चलिए आगे मतलब समाप्त करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है जो विलोपित जैसा मुझे लग रहा है, देखिए अभी कौन सा सेट है नहीं पता, इसमें 84 दिया हुआ है सेट मेरे ख्याल से इसमें। चलो देखिए जो भी क्वेश्चन है, ए इक्वल टू 0.01039 है तो 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 प्लस 3a, ये क्वेश्चन दिया गया है। एक्चुअल क्वेश्चन ऐसा नहीं है, एक्चुअल जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, ये रूट सिर्फ इतने में होगा और यहाँ पर प्लस 3a आएगा। अब ये मुझे ऐसा लग रहा है, ये मेरा प्रेडिक्शन है, हो सकता है मैं गलत हूँ। जिस दिन इसकी आंसर की आएगी आप लोग इसको देखिएगा, आपको ये क्वेश्चन उसमें विलोपित मिलेगा, मैं अभी से ये बात कह रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ कौन सा मुझे लग रहा है विलोपित जो हो सकता है। हाँ, 2 घनों के आयतन का अनुपात 8:125 है, यहाँ तक बिल्कुल सही है। तो उनकी भुजा और सतह के क्षेत्रफल, कभी भुजा और सतह के क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन नहीं आता, या सतहों के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए, अगर तब ये क्वेश्चन आता तब जाकर के ये अगर आयतन है तो इसका मैं क्यूब रूट लूँगा, क्यूब रूट लूँगा तो ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तब सतहों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 आता, जो कि आपके ऑप्शन सी में नज़र आ रहा है। लेकिन वो तो तब होता जब सतहों के क्षेत्रफल के बारे में पूछा जाता। अब ये कहा गया उनकी भुजा और सतह के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, उसमें भी सॉल्व हो सकता है। सतह कितनी है 2 और सतह भुजा कितनी है 2 और सतह का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 5 × 25। तो अगर ऑप्शन में 2:25 होता तो वो सही आंसर होता। ये तो या तो क्वेश्चन की फॉर्मेशन में गलती है, तो ऑप्शन में 2:25 नहीं दिया गया। तो मुझे लग रहा है पर्सनली 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, विलोपित हो सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जितनों ने हमारी टेस्ट सीरीज
परचेस करके जिन्होंने 16 में से कम 10 टेस्ट भी दिए हैं, उसके मल्टीपल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेपर में जो बिल्कुल टेस्ट सीरीज से ही उठकर बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। जो शिक्षक भर्ती परीक्षा जो आपका 6 to 8 वाला था, उसका जो सॉल्यूशन है मैं कल अपलोड करूँगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद आपका।